आज हम एक ऐसी टाइम मशीन में बैठने वाले हैं जो हमें करीब 5000 साल पीछे ले जाएगी। हम एक ऐसी एडवांस्ड और आदर्श सभ्यता के बारे में बात करेंगे जो अपने बिल्कुल चरम पर पहुंचने के बाद अचानक गायब हो गई। तो चलिए इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। अब इस कहानी की शुरुआत किसी महान वैज्ञानिक या पुरातत्वविद से नहीं होती। ये शुरू होती है 1826 में जेम्स लुइस नाम के एक ब्रिटिश सेना के भगोड़े से। अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम चार्ल्स मैसन रखकर वो भटकते हुए ईंटों के बड़े बड़े टीलों के पास जा पहुंचा। लोकल लोग वहां जाने से डरते थे। उनका मानना था कि इन वीराने टीलों में भूत रहते हैं। बड़ा दिलचस्प है ना? इस टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालें तो 1826 के बाद सीधे 1856 आता है और तब एक ऐसी भयंकर इंजीनियरिंग गलती हुई जिसने इस शानदार खोज को लगभग मिटा ही दिया था। खैर, किस्मत अच्छी थी कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ और दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार 1920 में जॉन मार्शल और उनकी टीम ने आधिकारिक रूप से खुदाई शुरू की। और वो इंजीनियरिंग गलती क्या थी? ये 160 का नंबर देखिए। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये उन किलोमीटरों को दर्शाता है जहां ब्रिटिश इंजीनियरों ने अनजाने में मॉडर्न रेलवे लाइन बिछा दी थी। और फाउंडेशन के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? हड़प्पा की हजारों साल पुरानी बिल्कुल परफेक्ट पक्की ईंटें। सोचिए, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्रेन के पहियों के नीचे कुचल दिया गया। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने आखिरकार मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू की तो उनके होश उड़ गए। उन्हें मिट्टी की झोपड़ियां या कोई साधारण गांव नहीं मिला। वहां एक पूरा एडवांस्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी मिला। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थी। पक्की ईंटों के 2 और 3 मंजिला घर थे और हर घर में अपना प्राइवेट कुआं था। और सबसे कमाल की बात, कवर्ड ड्रेनेज और मेन सीवर लाइन। ये सिस्टम 19वीं सदी के लंदन और पेरिस के सीवेज सिस्टम से भी कहीं ज्यादा एडवांस था। अब मेलुहा शब्द पर ध्यान दीजिए। प्राचीन मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी को इसी नाम से बुलाते थे। ये लोग दुनिया के सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेसमैन थे जो हाथीदांत, मोर और कीमती पत्थरों का एक्सपोर्ट करते थे। लोथल के डॉकयार्ड में इनके पास एक बेहद शानदार टाइडल लॉक सिस्टम था जिससे ये समुंदर के ज्वार का फायदा उठाकर अपना व्यापार करते थे। इनका ग्लोबल नेटवर्क सच में बेमिसाल था। खुदाई में सिर्फ ईंटें नहीं मिली, 10.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी कांसे की मूर्ति मिली जिसे डांसिंग गर्ल कहा जाता है। इसके बारे में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर का एक बहुत मशहूर कोट है। उन्होंने कहा था कि इस छोटी सी बच्ची के खड़े होने के अंदाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास है, जैसे वो पूरी दुनिया को जानती हो। इस एक छोटी सी मूर्ति से पता चलता है कि उस समाज में महिलाएं दबी कुचली नहीं थी, बल्कि वे फैशन को समझने वाली और बेहद आत्मविश्वास से भरी थी। अगर हम सिंधु घाटी की तुलना इजिप्ट और मेसोपोटामिया जैसी दूसरी प्राचीन सभ्यताओं से करें तो एक बहुत ही चौंकाने वाला अंतर दिखाई देता है। एक तरफ तो राजाओं के सम्मान में बने भव्य मंदिर, महल और विशाल मूर्तियां थीं, पर दूसरी तरफ हड़प्पा के लोगों ने ऐसा कोई बड़ा स्मारक नहीं बनाया। उनका पूरा फोकस द ग्रेट बाथ, बेहतरीन साफ सफाई और आम जनता की भलाई पर था। 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस पूरे इलाके में बड़े बड़े हथियारों के बजाय बच्चों के खिलौने मिले हैं। ये एक बेहद शांतिपूर्ण और बराबरी वाले समाज का सबूत है। लेकिन जैसा कि हर महान कहानी में होता है, यहाँ भी एक रहस्य है। मोहनजोदड़ो की सड़कों और सीढ़ियों पर बिना दफनाए गए 37 कंकाल बिखरे हुए मिले। इस दिल दहलाने वाली खोज ने एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे दिया। आखिर इतना शांतिपूर्ण और अच्छे से प्लान किया गया समाज अचानक इस तरह कैसे खत्म हो गया? उन आखिरी पलों में वहाँ क्या हुआ होगा? इस इन्वेस्टिगेशन को जो चीज और भी ज्यादा उलझा देती है वो है ये नंबर 400 से ज्यादा। इनकी मोहरों या सील्स पर 400 से भी ज्यादा अनोखे सिंबल्स मिले हैं। दिक्कत ये है कि आज तक कोई रोजेटा स्टोन नहीं मिला जो इन्हें डिकोड कर सके। इसलिए उनकी लिपि और उनकी भाषा आज भी एक पूरी तरह से खामोश और अनसुलझी पहेली बनी हुई है। और इन हजारों मोहरों पर एक बड़ा ही अजीब और दिलचस्प रहस्य भी मिलता है। क्या प्राचीन भारत में यूनिकॉर्न यानी एक सींग वाले जानवर होते थे? इन सील्स पर एक ऐसे जीव की तस्वीर बार बार मिलती है जिसका सिर्फ एक ही लंबा सींग दिखाई देता है। बायोलॉजी के हिसाब से तो यूनिकॉर्न का होना नामुमकिन है। तो एक्सपर्ट्स का इस पर क्या मानना है? कुछ का कहना है कि ये शायद एक बैल का साइड प्रोफाइल है जिसमें दूसरा सींग पीछे छुप गया है। कुछ इसे नंदी या गरुड़ जैसा कोई पौराणिक धार्मिक प्रतीक मानते हैं।
एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये एक एलीट वीआईपी बैच था, जिसे दिखाकर बड़े व्यापारियों और शक्तिशाली लोगों को खास ट्रीटमेंट मिलता था। सही जवाब अभी भी किसी को नहीं पता। दशकों तक हमारी हिस्ट्री की किताबों ने इस सभ्यता के खत्म होने का इल्जाम आर्यन इन्वेजन पर लगाया। 1944 में मॉर्टिमर व्हीलर ने ये थ्योरी दी थी कि बाहर से आए हमलावरों ने शहरों में कत्लेआम मचा दिया। लेकिन हमें आधुनिक आर्कियोलॉजिकल सच्चाई को निष्पक्ष रूप से देखना होगा। मॉडर्न साइंस साफ दिखाता है कि जो कंकाल मिले थे वे अलग अलग दशकों के थे और उन पर किसी बड़े युद्ध या हथियारों के गहरे घाव बिल्कुल नहीं थे। इसी के साथ हमें इंटरनेट पर आग की तरह फैलने वाली उन अफवाहों पर भी ध्यान देना चाहिए जो किसी प्राचीन परमाणु विस्फोट या न्यूक्लियर ब्लास्ट की बात करती हैं। कहा जाता है कि 10,000 डिग्री के रेडियो एक्टिव धमाके से शहर के पत्थर पिघल गए थे, पर साइंटिफिक एविडेंस इस दिशा में इशारा नहीं करते। जियोकेमिस्ट्री साबित करती है कि ये पत्थर मिट्टी के बर्तन पकाने वाली भट्टियों के बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण पिघले थे। किसी भी मानी लैब ने वहां रेडियो एक्टिविटी कंफर्म नहीं की है। एक और बड़ी बात जो अक्सर कही जाती थी वो ये कि इस शानदार शहर को बनाने वाले या बाद में राज करने वाले बाहर से आए थे, पर 2019 में राखीगढ़ी से आए डीएनए सबूतों ने इस पूरे इतिहास को पलटकर रख दिया। वहां मिली एक 4500 साल पुरानी महिला के डीएनए में स्टेपी जीन्स का कोई नामो निशान नहीं था। ये डीएनए पूरी तरह से आज के आधुनिक भारतीय उपमहाद्वीप की आबादी से मेल खाता है। और अगर आपको लगता है कि ये लोग सिर्फ शांतिप्रिय व्यापारी थे, तो 2018 की सनौली डिस्कवरी पर एक नजर डालिए। वहाँ ऐसी खुदाई हुई जिसने सबको चौंका दिया। शाही ताबूत, जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले युद्ध के रथ और तांबे की तलवारें, ढाल और हेलमेट मिले। ये डिस्कवरीज साफ तौर पर साबित करती हैं कि हड़प्पा के लोगों के पास एडवांस्ड मार्शल कैपेबिलिटीज थी और जरूरत पड़ने पर वो युद्ध कला में पूरी तरह सक्षम थे। तो सवाल वही वापस आता है, अगर किसी बाहरी सेना ने उन्हें खत्म नहीं किया तो उनका अंत कैसे हुआ? सही जवाब और भी ज्यादा खौफनाक है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से आई एक बेहद धीमी मौत। सोर्स मटेरियल बताता है कि हिमालय में बड़े टेक्टोनिक भूकंप आए, नदियों ने अपने रास्ते बदल लिए और उनकी सबसे जरूरी सरस्वती नदी सूख गई। नतीजा, भयानक अकाल पड़ने लगा, बीमारियां फैलीं और मजबूरी में लोगों को पूर्व और दक्षिण की तरफ एक लंबा पलायन करना पड़ा। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भले ही उनके शानदार शहर और ईंटें मिट्टी में मिल गए, उनकी संस्कृति कभी नहीं मरी। हड़प्पा की विरासत आज भी हमारे रोजमर्रा के जीवन में जिंदा है। हाथ जोड़कर नमस्ते करना हो, सिंदूर लगाना हो, पीपल के पेड़ की पूजा करनी हो, चूड़ियां पहनना हो या फिर शतरंज जैसा खेल खेलना हो, ये सब हमें सीधा उन्हीं लोगों से मिला है। आज की इस चर्चा के अंत में हमें एक बेहद जरूरी सवाल पर विचार करना चाहिए। अगर सदियों पहले बदलता मौसम और सूखती नदियां उन मास्टर प्लानर्स का अंत कर सकती हैं, तो क्या हमारे आज के मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड शहर आने वाले एनवायरमेंटल खतरों के लिए तैयार हैं? जब हम अपने शहरों को जरा सी बारिश में डूबता हुआ देखते हैं, तो हड़प्पा के खंडहर हमें चुपचाप चेतावनी देते हैं कि नेचर के सामने कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।